अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का। आज के इस लेक्चर के अंदर हम मॉर्गेज का कॉन्सेप्ट समझेंगे, काइंड्स ऑफ मॉर्गेज का भी कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद जो इससे को रिलेटेड प्रोविजंस है वो भी डिस्कस करते चलेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो मॉर्गेज है इसका क्या कॉन्सेप्ट है अंडर सेक्शन 58। सेक्शन 58 बताता है हमें डेफिनेशन के अंदर इसकी जो पर्टिकुलर डेफिनेशन हमें मिलती है वो हमें कहती है मॉर्गेज इज ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक immovable property for the purpose of security of payment of money advanced or to be advanced by way of loan on existing of future debt or performance of engagement which may give rise to pecuniary liability। अब ये हमारे पास एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है अंडर सेक्शन 58 मॉर्गेज की। डेफिनेशन की तरफ जाने से पहले आपने अक्सर सुना होगा गिरवी। जो वर्ड गिरवी है इसको अगर हम ट्रांसलेट करें, किसके साथ को रिलेट करें, मॉर्गेज के साथ, तो मॉर्गेज का मतलब होता है रहन करना किसी प्रॉपर्टी को, किसी इमोबल प्रॉपर्टी को रहन कर देना, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो गिरवी का वर्ड है वो यूज होता है किस चीज के लिए? प्लेज के लिए। प्लेज भी कहा जाता है और उसको पान भी कहा जाता है। अंडर सेक्शन 172 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर क्या बताया गया कि अगर कोई भी शख्स अपनी इमोबल प्रॉपर्टी को क्या करता है? गिरवी रखवाता है, ठीक है, फॉर श्योरिटी, तो उसको हमने नाम दे दिया क्या? पान या फिर प्लेज। और अगर कोई भी शख्स अपनी वो था मोबाइल प्रॉपर्टी, ये है इमोबल प्रॉपर्टी। प्लेज किस चीज़ के साथ डील करता है? मोबाइल प्रॉपर्टी के साथ, और ये डील करता है मॉर्गेज आपका इमोबल प्रॉपर्टी के साथ। फिर इसकी काइंड्स भी हैं फर्दर जो हम आगे चल के पढ़ेंगे इसी सेक्शन के अंदर। अब देखें, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास एक बैंक है ज्वेलर्स बैंक के अंदर अगर आप लोन लेते हैं उनसे, तो लोन लेने के लिए आपको अपनी ज्वेलरीज उनके पास गिरवी रखवानी पड़ती है। ज्वेलरीज क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी है। इन द सेम सेंस, अगर जैसे कि हमारे पास ज़रई बैंक है, अब ज़रई बैंक से आप अगर क्या करते हैं? लोन लेते हैं, तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स रखवाने पड़ते हैं। ये एक काइंड है मॉर्गेज की, ठीक है। क्या है ये? एक काइंड है मॉर्गेज की। इसी तरीके से इसकी नियर अबाउट 6 काइंड्स हैं, वो भी हम आगे चल के अभी आज के ही इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तो कहने का मकसद, अब आते हैं किसकी तरफ? सेक्शन 58 की तरफ। मॉर्गेज इज ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, किस चीज़ की बात कर रहा है? ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट की, इन स्पेसिफिक इमोबल प्रॉपर्टी। सबसे पहले बात कर रहा है किस चीज़ की? इंटरेस्ट की, फिर बात कर रहा है इमोबल प्रॉपर्टी की।
फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिटी ऑफ पेमेंट, फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिटी ऑफ पेमेंट ऑफ मनी एडवांस और टू बी एडवांस्ड बाय वे ऑफ लोन ऑन एग्जिस्टिंग ऑफ फ्यूचर डेप्ट और परफॉर्मेंस ऑफ इंगेजमेंट। अब परफॉर्मेंस ऑफ इंगेजमेंट का मतलब क्या है? परफॉर्मेंस ऑफ इंगेजमेंट मीन्स कि वो इंगेज कर देती है, दोनों पार्टीज एक दूसरे के साथ इंगेज हो जाती है। बिलफर्स अगर मैं किसी भी शख्स से लोन लेता हूँ और वो अननोन है, मुझे बिल्कुल भी नहीं जानता, तो वो पहली ही कंडीशन यही इम्पोज करेगा कि आप मुझे श्योरिटी के तौर पर क्या दें। अगर मैं आपको लोन दे भी दूँ 5 लाख 10 लाख का, आप मुझे श्योरिटी के तौर पर क्या देंगे? अगर आपने मुझे पेमेंट रीपे ना की तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा, फिर मेरे पास क्या लाइबिलिटी है? ठीक है, विच मे गिव राइज टू पिक्यूनरी लाइबिलिटी, जो राइज देगी किसको? पिक्यूनरी लाइबिलिटी को। ठीक है, अब ये हमारे पास सेक्शन 58 जस्ट हमें क्या बता रहा है? डेफिनेशन समझा रहा है किस चीज़ की? मॉर्गेज की। आगे इसकी फर्दर 6 काइंड्स हैं। कितनी काइंड्स हैं? 6 काइंड्स हैं। अगर हम इसके एसेंशियल्स ड्रॉ करें, इसी डेफिनेशन में से अगर हम इसके एसेंशियल्स ड्रॉ करें, इसके एसेंशियल्स क्या हैं? ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट ओवर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के ऊपर आपने किसी को इंटरेस्ट दे दिया। टाइटल का भी हो सकता है, पोजीशन का भी हो सकता है वो। ठीक है, इसी तरीके से इमोबल प्रॉपर्टी का होना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद सिक्योरिटी ऑफ पेमेंट, किस चीज़ के लिए? मॉर्गेज डेप्ट के लिए। पर्पस क्या है? मॉर्गेज डेप्ट। परफॉर्मेंस ऑफ एंगेजमेंट, एक दूसरे को एंगेज कर देना। किस चीज़ के साथ एंगेज कर देना? एंगेज कर देना, ताकि वो दोनों एक दूसरे के साथ बाइंड हो जाएं। ठीक है, अब इसमें पार्टीज कौन कौन सी होती हैं? एक होता है मॉर्गेजर, एक होता है मॉर्गेजी, और एक होती है हमारे पास मॉर्गेज डीड। ठीक है, मॉर्गेजर कौन होता है? मॉर्गेजर वो शख्स जो कि ट्रांसफरर होता है। मॉर्गेजर जिसको हमने नाम ये ट्रांसफर, जो शख्स ट्रांसफ़र कर रहा है मॉर्गेजर है, ट्रांसफ़र जिसको हो रहा है, प्रॉपर्टी जिसको ट्रांसफ़र हो रही है मॉर्गेजी है। ये भी एक किस्म की ट्रांसफ़र है, ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी के अंदर। मॉर्गेज डीड क्या रजिस्टरेबल है या रजिस्टरेबल नहीं है? अगर हम इसके ऊपर जाएं तो सेक्शन 17 रजिस्ट्रेशन एक्ट अगर आप ओपन कर लें तो सेक्शन 17 रजिस्ट्रेशन एक्ट हमें क्या बताता है? सेक्शन 17 रजिस्ट्रेशन एक्ट हमें सिंपली ये बताता है कि हमारे पास जो मॉर्गेज डीड है वो क्या है? वो है आपकी कंपलसरी रजिस्टरेबल डॉक्यूमेंट। क्या है? कंपलसरी रजिस्टरेबल डॉक्यूमेंट, क्योंकि वो 100 रुपीज़ से अपवर्ड है। ठीक है, फर्दर फिर हमारे पास क्या आ जाता है कि हमारे पास सच रजिस्ट्री। बिलफर्स आपने मॉर्गेज डीड की रजिस्ट्री करवा ली। जब आप मॉर्गेज डीड की रजिस्ट्री करवाएंगे तो उसकी रजिस्ट्री करवाने के बाद वो बार बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बार बन जाएगा किस पर? सेल डीड पर, जिसको हम इनकम्बरेंस कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? इनकम्बरेंस। उसके बाद राइट फॉर रिडम्पशन, क्या है? राइट फॉर रिडम्पशन। अब दो वर्ड्स हैं, दो आप जो है दो वर्ड्स कौन कौन से? एक है राइट ऑफ रिडम्पशन, ठीक है, और एक है हमारे पास जिसको हम कहते हैं फोरक्लोजर। दोनों में फ़र्क क्या है? रिडम्पशन में और फोरक्लोजर में फ़र्क क्या है? जिस तरीके से मैंने आपको बताया मॉर्गेज और प्लेज का कॉन्सेप्ट, इसी तरीके से हमारे पास दो और कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। कौन कौन से? एक आ जाता है रिडम्पशन का और एक आ जाता है साथ ही साथ फोरक्लोजर का। ठीक है, राइट ऑफ रिडम्पशन क्या है कि वंस, जिस तरीके से हमने एक लैटिन मैगजीन क्या पढ़ा था, वंस अ मॉर्गेजर इज ऑलवेज अ मॉर्गेजर, वंस अ मॉर्गेजी इज ऑलवेज अ मॉर्गेजी, वंस अ मॉर्गेजी इज ऑलवेज अ मॉर्गेजी। मॉर्गेजी के पास कभी भी ये राइट क्रिएट नहीं हो सकता कि वो उसको सेल कर सके, वो उसको जो है फर्दर आगे किसी और को दे सके। सही है। इसी तरीके से जो हमारे पास मॉर्गेजर है वो हमेशा अपने पास राइट रखता है। किस चीज़ का राइट रखता है? रिडीम का, उस प्रॉपर्टी को वापस लेने का। पैसे देगा और प्रॉपर्टी को वापस ले लेगा, उसको हम कहेंगे प्रॉपर्टी को रिडीम करना। क्या करना? प्रॉपर्टी को रिडीम करना। इसी तरीके से हमारे पास एक केस लॉ है 2012 MLD 1025, 2012 MLD 1025।
ये केस लॉ हमें क्या बताता है? ये केस लॉ अगर आप गौर व फिक्र करें तो इसके अंदर हमें बताया गया है एडवर्स पोजेशन का कॉन्सेप्ट, एडवर्स पोजेशन। अब इसके अंदर एक शख्स है जो कि 60 ईयर्स उसने प्रॉपर्टी को मॉर्गेज में रखा। मॉर्गेज में रखने के बाद 60 साल बाद उसकी जो औलाद थी वो जाती है उस प्रॉपर्टी को रिडीम करवाने। तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट था लिमिटेशन एक्ट के अंदर जिसको हमने नाम दिया था एडवर्स पोजेशन का। किसका नाम दिया था? एडवर्स पोजेशन का। जिसमें हमें सिंपली ये बात पता चली कि अगर कोई भी शख्स 12 साल एक प्रॉपर्टी पर काबिज रहता है तो एक्चुअल जो ओनर है वो अपना राइट ऑफ पोजेशन खो बैठता है, राइट ऑफ टाइटल खो बैठता है। अब ये तो एक प्रोविज़न अन इस्लामिक प्रोविज़न था। इसीलिए 1991 के अंदर क्या होता है, अमेंडमेंट होती है और हमारे पास सेक्शन 28 को ओमिट कर दिया जाता है लिमिटेशन एक्ट से। जब लिमिटेशन एक्ट से ओमिट किया गया इस प्रोविज़न को, तो जब ये केस आया कोर्ट के सामने 2012 MLD 1025, तो कोर्ट ने कहा कि 60 साल बाद भी राइट ऑफ रिडीम एक्चुअल ओनर के पास रहेगा। सही है। इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने आपको एक जो है लैटिन मैक्सिम बताया कि वंस अ मॉर्गेजी इज ऑलवेज अ मॉर्गेजी, एक मॉर्गेजी हमेशा क्या रहेगा? मॉर्गेजी ही रहेगा। फिर फर्दर हमारे पास अगर हम बात करें किस चीज़ की, काइंड्स ऑफ मॉर्गेज की, मॉर्गेज की काइंड्स कितनी हैं, मॉर्गेज की काइंड्स कितनी हैं, तो हमारे पास 6 काइंड्स आ जाती हैं मॉर्गेज की। एक हमारे पास आ जाता है सिंपल मॉर्गेज, फिर हमारे पास सेकंड जो काइंड आ जाती है, सेकंड काइंड आ जाती है हमारे पास मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। और फिर थर्ड काइंड आ जाती है हमारे पास यूज ऑफ फ्रक्चरी मॉर्गेज, यूज ऑफ फ्रक्चरी मॉर्गेज। और फिर फोर्थ जो काइंड आ जाती है हमारे पास वो क्या आ जाती है? वो आ जाती है इंग्लिश मॉर्गेज। और इसके बाद हमारे पास आ जाती है मॉर्गेज बाय डिपॉजिट, मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड। और लास्ट में आ जाती है हमारे पास एनामोनियस मॉर्गेज। तो ये कितनी टोटल काइंड हो गई? ये हमारे पास 6 काइंड्स हो गई मॉर्गेज की। सबसे पहले आते हैं हम किसकी तरफ? सिंपल मॉर्गेज की तरफ, कि सिंपल मॉर्गेज आखिर क्या कहता है। अगर हम बात करेंगे सिंपल मॉर्गेज की, तो सिंपल मॉर्गेज हमें सिंपली हमें क्या बताता है कि विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ पोजेशन, क्या कह रहा है? विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ पोजेशन मॉर्गेजर बाइंड्स हिमसेल्फ पर्सनली। वो पोजेशन नहीं दे रहा, वो क्या कर रहा है? पोजेशन नहीं दे रहा, बस एक किस्म का इंटरेस्ट दे रहा है कि भाई हम जो है एक किस्म के मॉर्गेज करते हैं, ये प्रॉपर्टी मैं आपको रहने देता हूँ, पोजेशन मेरे पास ही रहेगी, पोजेशन उसमें वो नहीं दे रहा। अब अगर हम पढ़ते हैं कि वेयर विदाउट डिलीवरिंग पोजेशन ऑफ द मॉर्गेज्ड प्रॉपर्टी mortgager binds himself personally to pay mortgage money and agrees expressly or impliedly that on the event of his failing of pay according to his contract the mortgagee shall have the right to cause mortgaged property to be sold। यानी कि बेच भी सकता है, वो उस प्रॉपर्टी को बेचने का इख्तियार रखता है। अब बेचने का इख्तियार रखता है, डेट मीन्स कि ये क्या आ गया हमारे पास? ये आ गया उसके पास राइट किस चीज़ का? फोरक्लोजर का। सही है, क्योंकि वो उस कंडीशन में लिखेगा, मॉर्गेज डीड के अंदर वो ये बात लिखेगा। सही है। और रिडीम का राइट वो खो नहीं सकता, रिडीम का राइट वो खो नहीं सकता। अगर टाइम फ्रेम बताएगा भाई 2 साल 3 साल 4 साल के अंदर, तो फिर आगे चल के हम पढ़ते हैं कि वो कौन से काइंड है, वो तो एक किस्म की इंग्लिश मॉर्गेज हो गई। अगर वो टाइम फ्रेम नहीं बता रहा, अगर वो टाइम फ्रेम नहीं बता रहा और पोजीशन भी नहीं दे रहा,
पोजीशन भी नहीं दे रहा, टाइम फ्रेम भी नहीं बता रहा। यहाँ पर टाइम फ्रेम नहीं बता रहा, उसके बाद राइट टू रिडीम क्या उसके पास रहेगा मॉर्गेजर के पास या नहीं रहेगा? राइट टू रिडीम उसके पास हमेशा रहेगा रिडम्पशन के अंदर। रिडम्पशन क्या कहता है कि जब वो पैसे देगा, अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करेगा और अपनी वो इंटरेस्ट वापस ले सकता है, अपना वो इंटरेस्ट क्या कर सकता है, वापस उसको ले सकता है। खैर, उसके बाद फिर क्या आ जाता है? उसके बाद आ जाता है हमारे पास मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर तो नो पोजेशन, पोजेशन तो वो दे ही नहीं रहा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ जाता है? यहाँ पर हम सिंपली ये लिख सकते हैं कि पोजेशन जो है वो ऑप्शनल है, कि पोजीशन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। आया कि वो पोजीशन दे, आया कि वो पोजीशन ना दे, डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस पे। अब यहाँ पर कह रहा है कि पोजीशन में और मे नॉट कॉन्ट्राडिक्ट विथ सेक्शन 60। अब यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गई सेक्शन 60 के साथ। देखें, कंडीशनल सेल के साथ। अब यहाँ पर देखें कि ये क्या कह रहा है कि मस्ट डिक्लेयर टू सेल कंडीशनल सेल, कंडीशनल सेल की बात कर रहा है। अब इसकी ज़रा डेफिनेशन को समझते हैं। कह रहे कि वेयर द मॉर्गेजर ऑस्टेंसिबली सेल्स द मॉर्गेज प्रॉपर्टी। मॉर्गेजर क्या करता है? ऑस्टेंसिबली सेल कर देता है एक जो है प्रॉपर्टी को, ऑन कंडीशन दैट ऑन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ द मॉर्गेज मनी ऑन अ सर्टेन डेट द सेल शैल बिकम एब्सोल्यूट, द सेल शैल बिकम एब्सोल्यूट। यानी कि बिल फर्ज, मैं आपको ये कहता हूँ कि मैं आपको ये प्रॉपर्टी दे रहा हूँ मॉर्गेज पर, अगर मैं फ़लाँ तारीख को आपके पैसे ना दूं तो ये प्रॉपर्टी आपकी हो गई, ये प्रॉपर्टी आपकी हो गई। सही है? 2 साल 3 साल एक टाइम फ्रेम बता दिया, एक पर्टिकुलर डेट दे दी मैंने, ठीक है। और अगर उस डेट पर मैं जो है पेमेंट ना दे पाऊँ किसी भी रीज़न की वजह से, तो फिर वो प्रॉपर्टी आपकी हो गई। इसको हम कहते हैं मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। लेकिन अगर पार्टी ने, मॉर्गेजी ने उस कंडीशनल सेल को रजिस्टर ना करवाया, क्या ना करवाया? रजिस्टर ना करवाया, तो उसके मॉर्गेजर के पास राइट टू रिडीम रहेगा। सेल शैल बी रजिस्टर्ड, यानी कि रजिस्टर करवा ले वो। फिर उसके बाद आ जाती है थर्ड काइंड हमारे पास, जिसको हमने किस नाम से जाना? यूज़ोफ्रक्चरी मॉर्गेज। यूज़ोफ्रक्चरी मॉर्गेज, इसमें किसी यूज़ की बात कर रहा है ये। यूज़ोफ्रक्चरी मॉर्गेज क्या कह रहा है कि पोजीशन फॉर द पर्पस ऑफ यूज, पोजीशन फॉर पर्पस ऑफ यूज, यूज करने के पर्पस से मॉर्गेज की जा रही है। यूज अंटिल रिडीम, ये कब तक यूज कर सकता है? अंटिल उसे रिडीम ना करवाया जाए। सही है? अब यहाँ पर देखें कि इसके अंदर एक राइट नहीं है, किस चीज़ का राइट नहीं है। अब यहाँ पर एक केस लॉ लिखें, 2010 MLD CLC NC। इस केस लॉ के अंदर ये बताया कि भाई इसके अंदर टाइम फ्रेम की लिमिट नहीं बताई जा रही, इसके अंदर टाइम फ्रेम की लिमिट हरगिज़ नहीं बताई जा रही। 2-4 साल, 4 साल, 10 साल, 5 साल, 20 साल, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि यहाँ पर 60 साल के बाद एक शख्स आया राइट टू रिडीम, यानी कि ये कौन सी इन्होंने मॉर्गेज की होगी? इन्होंने ये यूज़ोफ्रक्चरी मॉर्गेज की होगी। सही है? अब हमारे पास इस केस के अंदर फोरक्लोजर का राइट नहीं है। किस चीज़ का राइट नहीं है? फोरक्लोजर, पार्टी के पास फोरक्लोजर का राइट नहीं है। जब भी मॉर्गेजी क्या करेगा? मॉर्गेजर अपने पैसे लेकर आएगा मॉर्गेजी के पास, तो मॉर्गेजी उसको प्रॉपर्टी देने का पाबंद होगा। सही है? लेकिन इसके अंदर टाइम फ्रेम की बात नहीं की गई। उसके बाद आते हैं इंग्लिश मॉर्गेज की। इंग्लिश मॉर्गेज के अंदर क्या होता है? इंग्लिश मॉर्गेज और यूज़ोफ्रक्चरी मॉर्गेज के अंदर बहुत ही सिंपल डिफरेंस है। देखें, यहाँ पर नो टाइम लिमिट, लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हमारे पास टाइम लिमिट है कि 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल। ठीक है? अगर 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल के बाद वो शख्स
आता है और वो कहता है कि सॉरी मैं आपको पैसे नहीं दे सकता, तो यहाँ पर राइट क्या क्रिएट हो जाएगा, फोरक्लोजर का। वो क्या कर सकता है, मॉर्गेजी उस प्रॉपर्टी को फोरक्लोज कर सकता है, सेल कर सकता है। सही है, क्लियर है यहाँ तक? दोनों में बहुत ही थिन लाइन है, डिफरेंस है। उसके बाद चलें इसकी डेफिनेशन को भी गो थ्रू कर लेते हैं। सही है, इंग्लिश मॉर्गेज क्या कहता है, वेयर द मॉर्गेजर बाइंड्स हिमसेल्फ टू रीपे द मॉर्गेज मनी। वो क्या कर रहा है, खुद को बाइंड कर रहा है मॉर्गेज मनी देने के लिए ऑन द सर्टेन डेट, टाइम लिमिट की बात आ गई, एंड ट्रांसफर्स द मॉर्गेज्ड प्रॉपर्टी एब्सोल्युटली टू द मॉर्गेजी, एब्सोल्युटली दे देता है मॉर्गेजी को, बट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन दैट ही विल रीट्रांसफर इट टू द मॉर्गेजर, कि वो उसको वापस देगा अपॉन पेमेंट ऑफ द मॉर्गेज मनी एज एग्रीड, जो तय पाया गया है पार्टीज के दरमियान। द ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड इंग्लिश मॉर्गेज, उस ट्रांजेक्शन को हमने क्या नाम दे दिया, इंग्लिश मॉर्गेज का। अब यहाँ पर एक और काइंड है, मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड। एक प्रॉपर्टी है जिसमें आप क्या कर रहे हैं, इसमें आप नो पोजेशन नहीं दे रहे, सिर्फ और सिर्फ टाइटल डीड डिपॉजिट करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं, टाइटल डीड डिपॉजिट करवा रहे हैं। जैसे कि आपको मैंने एग्जांपल दी ज़राई बैंकों के अंदर, इसी तरीके से अगर आप जो है क्या करते हैं, आप कहते हैं कि भाई मैं जो है आपसे पैसे रहन पे लेना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है, आप मुझसे पैसे रहन पर लें, ये आप मुझे दे क्या रहे हैं, मैं आपको 10 लाख रुपए दे रहा हूँ बिलफर्ज। जब मैं आपको 10 लाख रुपए दे रहा हूँ तो बदले में आप मुझे अपनी गाड़ी नहीं, अपने ज़मीन, अपने घर की प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स रखवा देते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास आ गए और मैंने क्या कर दिया, मैंने मॉर्गेज डीड रजिस्टर्ड करवा दी। अब वो बार हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बार लग जाएगा, उस पर रिकम्बरेंस लग जाएगा कि फर्दर उसको सेल नहीं किया जा सकता जब तक मॉर्गेज मनी ना आ जाए। ऐसा ही है। अब उसके बाद हमारे पास फिर क्या आ जाता है, उसके बाद हमारे पास जो है लास्ट काइंड है एनामोनियस मॉर्गेज। एनामोनियस मॉर्गेज क्या होती है, अदर देन अबव मेंशन्ड। जितनी भी मॉर्गेज हमने पढ़ी, जितनी भी 5 काइंड्स ऑफ मॉर्गेज हमने पढ़ी, 5 काइंड से हटके अगर पार्टीज आपस में कोई नई कंडीशन क्रिएट कर लेती हैं, कोई आपस में एक ऐसी कंडीशन इम्पोज करवा देती है जो कि इन 5 काइंड्स में मौजूद ही नहीं है, इन 5 काइंड से हटके है, तो उसको हम कहते हैं एनामोनियस मॉर्गेज। क्लियर है यहाँ तक? अब आते हैं किसकी तरफ, अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, राइट्स ऑफ मॉर्गेज टू रिडीम, सेक्शन 60। सेक्शन 60 से 67 तक अभी हम देख लेते हैं। सेक्शन 60 से 67, राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ मॉर्गेजर। मॉर्गेजर की क्या राइट्स एंड लायबिलिटीज बनती हैं। मॉर्गेजर की क्या क्या राइट्स और लायबिलिटीज बनती हैं, ये भी अभी हम इसको डिस्कस कर लेंगे। सही है, 60 से लेके 67 तक। बैरेक्ट को ओपन किया करें, बैरेक्ट से आपको हो सकता है एलर्जी हो, क्योंकि इसके अंदर वर्डिंग थोड़ी डिफिकल्ट है, लेकिन इंशाल्लाह होप सो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद अगर आप बैरेक्ट पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि बैरेक्ट के अंदर भी वही बात की जा रही है जो कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पर क्लियर करवा। अंडरस्टैंड? अब आते हैं किसकी तरफ, राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ मॉर्गेजर। राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ मॉर्गेजर। मॉर्गेजर की क्या क्या राइट्स एंड लायबिलिटीज हैं। सबसे पहले सेक्शन 60 क्या कहता है, राइट ऑफ मॉर्गेजर, राइट ऑफ मॉर्गेजर। मॉर्गेजर आपको एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है तो आप लिख लें ट्रांसफरर, जो प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी, जो एक्चुअल ओनर है, जो एक्चुअल ओनर उसको हम मॉर्गेजर कहते हैं। सही है ना? टू रिडीम आफ्टर टाइम, टाइम पूरा हो गया। अब चलें भाई, टाइम पूरा हो गया तो उसके बाद उसके पास क्या राइट हो जाता है कि वो उस प्रॉपर्टी को वापस ले सकता है।
अंडर सेक्शन 60। उसके बाद सेकंड क्या राइट आ जाता है, सेकंडली आ जाता है हमारे पास 60A ऑब्लिगेशन टू ट्रांसफर टू थर्ड पार्टी अंडर सेक्शन 60A। विल्फर्स, मैं प्रॉपर्टी को वापस लेना चाह रहा हूँ लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है उसको देने के लिए, मॉर्गेज डेब्ट देने के लिए, मॉर्गेज मनी देने के लिए मेरे पास पैसे है ही नहीं, मैं कहाँ से दूँ उसको 10 लाख रुपए। अब मैं क्या करता हूँ कि मिस्टर उसामा को ये कहता हूँ कि मिस्टर उसामा आप मेरे पे एक एहसान कर दें। वो एहसान ये कर दें कि आप 10 लाख रुपए उसको दे दें और वो प्रॉपर्टी आपके नाम पे हो जाए। आप मेरे ट्रस्टवर्दी हैं तो वो प्रॉपर्टी वो आपको जो है ट्रांसफ़र कर देगा। जब मेरे पास 10 लाख रुपए हो आप मुझे उसके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आप मुझे दे दीजिएगा, हम उसको आज़ाद करवा लेंगे। या चलो आप कहते हैं कि चलो हम आज़ाद अभी करवा लेते हैं उसके थ्रू, लेकिन ये है कि डॉक्यूमेंट्स मेरे पास ही रहेंगे। समझ रहे हैं बात को? तो यहाँ पर क्या है, ये अमेंडेड एक प्रोविजन है जो क्या कह रहा है, 60A की सूरत में अमेंडेड प्रोविजन ये आ गया कि थर्ड पार्टी को वो क्या कर रहा है, वो थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करके ये कह रहा है कि आप ये प्रॉपर्टी रिडीम कर दें, किसको, वापस मुझे मत दें, आप उस शख्स को दे दें जो आपको पेमेंट दे रहा है। सही है, लेकिन ये किसका राइट है? राइट है मॉर्गेजर। मॉर्गेजर अगर कहेगा तो ही मॉर्गेजी उसको ट्रांसफर करेगा, खुद से नहीं कर सकता। फिर उसके बाद थर्ड आता है 60B, राइट टू प्रोड्यूस, राइट टू प्रोडक्शन एंड inspection of documents, inspection of documents at any time। अब इसके पास ये भी राइट है अंडर सेक्शन 60B कि वो जब चाहे डॉक्यूमेंट्स को ले सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है और साथ ही साथ जो है उस जगह को भी देख सकता है। वो हम आगे चल के पढ़ते हैं, उस जगह की विजिट वगैरह भी कर सकता है। फिर आगे आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट 61, राइट टू रिडीम सेपरेटली, और साइमल्टेनियसली। ठीक है, यानी कि मिस्टर ए है, इसने प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर दी, प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 3। किसको भाई मॉर्गेज कर दी इसने? मिस्टर बी को। अब ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टी इसने मॉर्गेज कर दी, तो इसके पास क्या राइट है? इसके पास ये राइट है कि वो रिडीम कर सकता है, वापस ले सकता है, सेपरेटली भी ले सकता है, चाहे तो एक साथ भी ले सकता है। उसके बाद फिर आ जाए सेक्शन 62 की तरफ। ये अंडर सेक्शन 61 है। अब आते हैं किसकी तरफ? सेक्शन 62 की तरफ। सेक्शन 62 क्या बात करता है? सेक्शन 62 कहता है राइट ऑफ यूज ऑफ फ्रैक्चरी, मॉर्गेजर टू रिकवर पोजेशन, यानी कि वो पेमेंट देने के बाद उसके पास राइट है कि वो प्रॉपर्टी को रिकवर करने का राइट भी रखता है। जाहिर सी बात है, ये तो कॉमन सेंस की बात है, लेकिन फिर भी इसके पास एक प्रोविजन आ गया। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सेक्शन 63, एक्सेशन टू मॉर्गेज प्रॉपर्टी, यानी कि हमारे पास जो मॉर्गेजर है उसके पास क्या राइट है? वो प्रॉपर्टी को एक्सेस भी कर सकता है। क्या कर सकता है? एक्सेस टू प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को जब चाहे प्रॉपर्टी को विजिट कर सकता है। फिर उसके बाद सेक्शन 63A, सेक्शन 63, ये आ गया 61, 62 आ गया और ये 63 आ गया और 63A आ गया। अब 63A क्या कहता है? इम्प्रूवमेंट टू मॉर्गेज प्रॉपर्टी। अब जो मॉर्गेजर है उसके पास ये भी राइट है, वो चाहे तो अपनी प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करवा सकता है, उसके अंदर एक कमरा
जो है मज़ीद एक ऐड करवाना है तो ऐड करवा सकता है, प्लस्तर वगैरह करवाना है करवा सकता है, कलर्स वगैरह करवाने करवा सकता है। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर्टी का एक्चुअल ओनर तो है ना, सही है ना। वो ये देख रहा है कि मेरी प्रॉपर्टी जो है खस्ता हालत में कन्वर्ट होती जा रही है, तो वो क्या कर सकता है, उस प्रॉपर्टी को इम्प्रूव भी करवा सकता है। ये कौन सा सेक्शन है? ये है हमारे पास सेक्शन 63A। उसके बाद आ जाएगा सेक्शन 64। 64 क्या कहता है कि रिन्यूअल ऑफ मॉर्गेज लीज, रिन्यूअल ऑफ मॉर्गेज लीज। अब एक मिसाल के तौर पे एक प्रॉपर्टी है जो कि लीज्ड प्रॉपर्टी है, उस लीज प्रॉपर्टी की लीज जो है वो एक्सपायर हो गई है, उसको रिन्यू करवाना है 99 ईयर से, या ईयर टू ईयर है। लीज प्रॉपर्टी को रिन्यू करवा लिया। अब उसने कहा अब तो मैंने लीज को रिन्यू करवा लिया है, अब तो ये प्रॉपर्टी वापस से लीज मेरे नाम पर हो गई। तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। मॉर्गेजी के पास क्या राइट है? मॉर्गेजी के पास जो है आपने इंटरेस्ट ट्रांसफ़र किया है। क्या किया है? इंटरेस्ट ट्रांसफ़र किया। आप ये नहीं कह सकते ये मैंने तो लीज़ जो है दोबारा से रिन्यू करवा ली, तो आप इसका पोजीशन मुझे वापस दे दें, अब इसकी वो जो आप इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट मुझे वापस दे दें। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। मॉर्गेजी के पास वो राइट रहेगा। सही है, सही है। बेनिफिशरी मॉर्गेजी ही रहेगा। उसके बाद ये 64 है। उसके बाद 65 की तरफ आते हैं। 65 क्या कहता है कि इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बाय मॉर्गेजर, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बाय मॉर्गेजर। 65 सिंपली क्या बताता है? 65 सिंपली हमें ये बताता है कि बिलफर्स अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं लिखी जो कि यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर आती है, जो कि जर्नल कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर आती है। अब बिलफर्स के अगर उसके कोई पेमेंट्स वगैरह रहते हैं, उसके कोई ड्यूज़ वगैरह रहते हैं गवर्नमेंट के, तो जो एक्चुअल ओनर है वही पे करेगा। इसके अंदर तो कोई नई बात नहीं है। सही है। तो इस तरीके की अगर कोई भी ऐसी जो है कंडीशन जो कि जर्नल कोर्स ऑफ नेचर के अंदर आती है कॉन्ट्रैक्ट्स की या फिर मॉर्गेज के, तो वो तो उसके अंदर इम्पोज होगी ही होगी। और अगर जो है हमारे पास एक होते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स, एक होते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेसली वर्ड बाय वर्ड्स अगर नहीं लिखा हुआ तो इम्प्लाइडली भी हम उसको कंसिडर करेंगे ही करेंगे। उसके बाद फिर आ जाता है 65A मॉर्गेजर पावर टू लीज आफ्टर मॉर्गेजी। मॉर्गेजर के पास ये भी पावर है कि वो लीज कर सकता है। ठीक है। उसके बाद आ जाता है ड्यूटीज़ ऑफ मॉर्गेजर, ड्यूटीज़ ऑफ मॉर्गेजर। मॉर्गेजर की क्या क्या ड्यूटीज़ हैं? अब ड्यूटीज़ को समझते हैं। ड्यूटी ऑफ मॉर्गेजर 66 में हमें ये प्रोविज़न मिल जाता है सेक्शन 66 के अंदर। सेक्शन 66 क्या कहता है? वेस्ट बाय मॉर्गेजर इन पोजेशन, वेस्ट बाय मॉर्गेजर इन पोजेशन। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो है एक हमारे पास सिंपल मॉर्गेज कर दी जिसके अंदर इन्होंने पोजेशन तो दी नहीं। जब इन्होंने पोजेशन नहीं दी तो एक मॉर्गेजर क्या करता है? अपनी ही प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, ज़मीन कर देता है उसको, उस प्रॉपर्टी का घर जो है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देता है। पहले घर था तो वो 1.5 करोड़ का था, अब जब उसको ज़मीन कर दिया उसने तो वो ऑटोमेटिकली 70 लाख रुपए पे आ गया। तो वो क्या हो गई? डी वैल्यू हो गई प्रॉपर्टी। जब प्रॉपर्टी को डी वैल्यू कर दिया तो ये उसकी ड्यूटी है। किसकी ड्यूटी है? मॉर्गेजर की ड्यूटी है कि वो उस प्रॉपर्टी को वेस्ट नहीं कर सकता, उस प्रॉपर्टी को वेस्ट नहीं कर सकता जब तक वो मॉर्गेज डीड अनटिल एंड अनलेस इंटैक्ट है। सही है। उसके बाद मस्ट नॉट डू एक्ट परमानेंटली इंजूरियस, यानी कि देखें एक प्रॉपर्टी वक्त के साथ साथ पुरानी होती जा रही है, गिर रही है, इमारत गिरती चली जा रही है, खुद ब खुद गिर रही है, वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन खुद ऐसा कोई एक्ट नहीं करेगा कि जिससे वो प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो रही है, जिससे वो प्रॉपर्टी उसने अपने हाथ से उस प्रॉपर्टी को जो है डिस्ट्रॉय कर दिया, उस प्रॉपर्टी को जो है ख़त्म करने की कोशिश की। सही है। तो ऐसा मॉर्गेजर हरगिज़ नहीं कर सकता, अपनी प्रॉपर्टी को खुद से नुकसान नहीं पहुंचा सकता। फिर उसके बाद सेक्शन 67 भी है। राइट ऑफ फोरक्लोजर और सेल। देखें राइट ऑफ फोरक्लोजर ऑफ सेल और सेल कब तक रहेगा ये भी हम देख लेते हैं ज़रा इसको, कि मॉर्गेजर के पास कब कब राइट है कि वो उसको सेल भी कर सके।
यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई क्यूरी है तो आप देख सकते हैं। अच्छा, इन द एब्सेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्री द मॉर्गेजी हैज़ एट एनी टाइम आफ्टर द मॉर्गेज मनी हैज़ बिकम ड्यू टू हिम, यानी कि एक टाइम फ्रेम उसने बताया भाई 3 साल 4 साल के अंदर मैं आपको पेमेंट दे दूंगा, उसने नहीं दी, ठीक है, और बिफोर डिक्री हैज़ बीन मेड फॉर द रिडम्पशन द मॉर्गेज प्रॉपर्टी और द मॉर्गेज मनी हैज़ बीन पेड or deposited, provided the right to obtain from the court decree that the mortgagor shall be absolutely debarred from his right to redeem the property। यानी कि एक मॉर्गेज प्रॉपर्टी थी, उसके अंदर उसने क्या किया, उसने जो है कोर्ट से डिक्री ले ली रिडम्पशन की। अच्छा भाई, कोर्ट से डिक्री ले ली रिडम्पशन की, अब यहाँ पर मॉर्गेजी के पास क्या राइट है, मॉर्गेजी कौन सा सूट फाइल कर सकता है, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कर सकता है, सही है। इसी तरीके से हमारे पास कह रहा है कि अगर वो क्या कर देता है, अगर वो कोर्ट से डिक्री लेके आ जाता है रिडम्पशन की, तो क्या जो फोरक्लोजर का राइट है वो ख़त्म हो जाएगा? नहीं। देखें, डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस पे कि रिडम्पशन क्या कंडीशन के अंदर लिखा होता है, नहीं लिखा होता, लेकिन रिडम्पशन का राइट तो उसके पास रहेगा, हमेशा रहेगा, जब वो प्रॉपर्टी क्या करे, वो प्रॉपर्टी, वो जो मॉर्गेज डेप्ट है वो डेप्ट दे और प्रॉपर्टी ले जाए, सही है। तो इसके अंदर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इसके अंदर कोई इतना जो है तफसीली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। शैल बी एब्सोल्युटली डिबार्ड फ्रॉम द राइट ऑफ रिडीम द प्रॉपर्टी, राइट मतलब रिडम्पशन के राइट से वो कब डिबार होगा, डिक्री डेट द प्रॉपर्टी इज सोल्ड। अच्छा, अगर नीलामी होती है उस डॉक्ट्राइन को क्या कहा जाता है, डॉक्ट्राइन ऑफ ऑक्शन। डॉक्ट्राइन ऑफ ऑक्शन, डॉक्ट्राइन ऑफ ऑक्शन अक्सर जो है हम देखते हैं कि जब भी कोई भी शख्स अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखवाता है डिपॉजिट ऑफ, हाँ ये भी एक काइंड थी ना, अभी हमने रिसेंटली पढ़ी, कौन सी काइंड थी ये, जस्ट वेट अ सेकेंड, डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड, ठीक है, जो आप बैंक्स के अंदर अपने घर के कागजात जो है गिरवी रखवा देते हैं, तो बैंक क्या करती है, बैंक जो है, बैंक के पास राइट है ऑक्शन करने का, नीलामी करने का, सही है। तो इसी तरीके से हमारे पास ये भी काइंड आ गई। तो खैर, कहने का मकसद क्या है कि राइट ऑफ फोरक्लोजर और सेल का राइट कौन रखता है, मॉर्गेजी रखता है। तो ये 67 के अंदर राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द मॉर्गेजी है। जिस तरीके से हमारे पास राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द मॉर्गेजर था, उसी तरीके से हमारे पास राइट एंड लायबिलिटीज ऑफ द मॉर्गेजी भी मौजूद है। तो मॉर्गेजी के पास भी राइट्स और लायबिलिटीज मौजूद हैं कि वो प्रॉपर्टी को फोरक्लोज कर सकता है। क्या कर सकता है, फोरक्लोज कर सकता है। टाइम फ्रेम दिया था भाई 2 साल 3 साल के अंदर अंदर मैं आपको पैसे दे दूंगा, अगर नहीं दूं तो आप ये प्रॉपर्टी मुझसे ले लीजिएगा, यानी कि वो कंडीशनल सेल की बात कर दी। अब कंडीशनल सेल की जब बात आई तो वो कहता है नहीं नहीं, ये प्रॉपर्टी तो मेरी ही है, ठीक है, मेरे पास एक राइट है। किस चीज़ का राइट है भाई, मेरे पास राइट है रिडम्पशन का। अच्छा भाई, आपके पास राइट है रिडम्पशन का, तो फिर आपने जो है कंडीशनल सेल वाली मॉर्गेज क्यों की थी, सही है। तो यहाँ पर मॉर्गेजी के पास राइट है फोरक्लोज करने का। क्या राइट है, फोरक्लोज करने का, या फिर वो चाहे तो उसको फर्दर आगे सेल भी कर सकता है, ठीक है। सेक्शन हमारे पास 67 ने हमें सिंपली ये बताया। अब अगर हम गौर फिक्र करें कि सेक्शन 60 से लेकर सेक्शन 67 तक, तो हमने सबसे पहले पढ़ा क्या, सबसे पहले हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया मॉर्गेज का। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर, मॉर्गेज का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप कॉन्सेप्ट क्लियर करें, डिफरेंशिएट करें, किस तरीके से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं मॉर्गेज में और प्लेज में। मॉर्गेज क्या था, रहन, यानी कि आप इमोबल प्रॉपर्टी किसी को गिरवी रखवाते हैं। और प्लेज क्या था, अगर आप मोबाइल प्रॉपर्टी किसी को गिरवी रखवाते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी ज्वेलर्स बैंक की, सही है। और जो आपके पास ज़रई बैंक है, वो क्या करती है, वो आपके पास ज़रई बैंक ये करती है कि आपकी इमोबल प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स रखती है, तो वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा मॉर्गेज के अंदर। प्लेज क्या आ जाएगा, मोबाइल प्रॉपर्टी के अंदर। दूसरे दो कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हैं, दो कॉन्सेप्ट्स और भी बड़े इंपॉर्टेंट, रिडम्पशन का राइट, फोरक्लोजर का राइट। रिडम्पशन क्या है, राइट टू रिडीम, यानी कि जो मॉर्गेज ट्रांसफरर है उसके पास हमेशा ये राइट रहेगा कि वो प्रॉपर्टी को रिडीम कर सकता है, लेकिन बट डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस, कि क्या कोई स्पेसिफिक प्रोविजन तो नहीं है मॉर्गेज डीड के अंदर, सही है। इसी तरीके से फोरक्लोजर क्या है, फोरक्लोजर यानी कि हमारे पास जो मॉर्गेजी है उसके पास एक राइट है फोरक्लोज करने का भी और आगे सेल आउट करने का भी, सही है। डिपेंड करता है कि वो कौन सी काइंड है मॉर्गेज की। फिर हमने काइंड्स पढ़ी, 6 काइंड्स पढ़ी हमने। कौन कौन सी काइंड्स पढ़ी, इंग्लिश मॉर्गेज, यूज ऑफ रक्सी मॉर्गेज,
ठीक है, एनामोनियस मॉर्गेज, और उसके अलावा 2-3 और काइंड थी, वो हमने देख ली। फिर उसके बाद राइट्स एंड लायबिलिटीज़ ऑफ द मॉर्गेजर एंड राइट्स एंड लायबिलिटीज़ ऑफ द मॉर्गेजी हमने डिस्कस कर लिया। तो ये हमारे पास आज पूरा का पूरा टॉपिक कवर हो गया, कौन सा, मॉर्गेज का। सही है, आई होप सो आपको कवर हो गया होगा, आपको क्लियर हो गई होगी एक एक चीज़। अब यहाँ से स्क्रीनिंग की हद तक अगर हम बात करें तो यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है, पूरी की पूरी एक डेफिनेशन दे दी जा सकती है और आपसे पूछा जा सकता है कि ये मॉर्गेज की कौन सी काइंड्स है। तो जो भी थोड़ा बहुत डिफरेंस है इन दोनों, इन 6 की 6 काइंड्स में, ये अपने जहनों में कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लें आप। सही है। और दूसरी बात ये कि जो मॉर्गेज की एक्चुअल डेफिनेशन है उसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें आप, और राइट्स और लायबिलिटीज़ भी आपको याद हों, और ये जो थोड़ी बहुत डॉक्ट्राइन्स आ जाती हैं, ठीक है, ये डॉक्ट्राइन्स भी आपको कवर हो जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। अब यहाँ तक कोई क्वेरी, कोई भी सवाल हो आपका तो आप कर सकते हैं। थैंक यू, डेट्स ऑल।